निर्भया गुजर का आप गए थे उसमें और निर्भया से आपने बातचीत की थी, उस क्षण में आपको डर नहीं लगता? उस समय में तो चंबल के डाकू पिक्चरों में, शोले पिक्चर के डाकू जैसे हुआ करते थे। अच्छा, वो एक बहुत शानदार शख्सियत थे विनोद दुआ, उनकी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट थी। उनके संग में आपने क्या क्या किया? पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, चाचा जी प्रोफेसर बनाना चाहते थे। बम बनाने, जंगल में बम बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो आधा हाथ उनका उड़ गया था। फिर अंतरिक्ष में भारत के पहले यात्री राकेश शर्मा गए, उनका पहला इंटरव्यू कि अगर सूरज के सामने छतरी लगा देंगे तो क्या अंधेरा छा जाएगा? बिल्कुल सही बात है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं आपको। सोचिए, जब मैं हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहा था तब वो नवभारत टाइम्स के संपादक हुआ करते थे। यानी मैं कितना छोटा रहूंगा और नवभारत टाइम्स की कितना बड़ा अखबार, उसके वो संपादक हुआ करते थे। ये एक ऐसे शख्स हैं, मेरे पैनल पर जितने लोग आप देखते होंगे आते हैं, मैं जिनसे मिलता हूँ, लेकिन शायद इतना बढ़िया पत्रकारिता का इतिहास किसी का नहीं है। तमाम किताबें लिखी हैं उन्होंने, रेडियो की दुनिया, टीवी चैनल की दुनिया, उस जमाने में चंबल में जाके डाकुओं का इंटरव्यू करना, राज्यसभा टीवी, संसद टीवी, फिल्म, दूरदर्शन, क्या क्या नहीं किया। मैं भोपाल में आया था, आजकल भोपाल में है, दिल्ली से भोपाल में आए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और मैं जब कुछ अटकता हूँ, जब कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, तो राजेश बादल जी के पास पहुँचता हूँ, पूछता हूँ। शुक्रिया राजेश जी, आपका इतना सुंदर घर पे बैठ के, ये मेरा सपना था कि मैं आपके घर पे बैठ के आपका इंटरव्यू करूँ। भोपाल में आया, ये सपना भी पूरा हो गया। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। और आपकी लाइब्रेरी देख के मन नहीं कर रहा है कि कुछ दिन यहाँ से हिला जाए। और मैंने देखा उस जमाने में जो क्या कहते थे उसको, वीटी कहते थे ना आप लोग, क्या टेप को क्या कहते थे? हाई बैंड टेप होता है। हाई बैंड टेप, ये तो ढेर सारे हैं। ये कब किस दौर के हैं? हाई बैंड है, बीटा है, ये 80 के दशक से लेके, और जैसे जैसे टेलीविजन का विस्तार होता गया उस हिसाब से वो टेप, तभी टेप चला करते थे ना, तब टेप चलते किसी थे। को कैमरे भी बड़े होते थे। एक आजकल तो वन मैन क्रू का जमाना है। हाँ। एक आदमी जाता है और शूटिंग करके ले आता है। आप लोग टाइम में इतने बड़े बड़े कैमरे तो बड़े, एक कैमरा अलग होता था, वीसीआर अलग होता था, मतलब 5 लोगों का क्रू होता था, तब जाते थे। अच्छा, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। आप जब वो एक बार चंबल में गए थे, डाकू का किसका इंटरव्यू करने गए थे आप? वो मैंने बहुत सारे किए, मतलब, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं कि जो आखिरी चंबल घाटी का सबसे बड़ा और संगठित गिरोह था वो निर्भया गुजर का था। निर्भया गुजर का आप गए थे उसमें और निर्भया से आपने बातचीत की थी, उस क्षण में आपको डर नहीं लगता? उस समय में तो चंबल के डाकू पिक्चरों में, शोले पिक्चर के डाकू जैसे हुआ करते थे। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब उससे बात की तो इतना सामान्य मुझे लगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी चंबल के किसी खतरनाक डाकू से मिल रहा हूँ। और दूसरा कि जैसे आपने कहा ना कि शोले फिल्म वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि ये फिल्म वाले तो कुछ भी दिखाते हैं, वो तो फिल्मों में घोड़े भी दिखा देते हैं कि डाकोले यहाँ चंबल घाटी में आप देखो बीहड़ों में घोड़े चल ही नहीं सकते। ऊँट अलबत्ता थोड़ा बहुत चल जाते हैं, क्योंकि राजस्थान की टोपोग्राफी है, वहाँ पे ऊँट कभी कभी आ जाते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे तो संयोग के 4 ऊँट सामने से गुजरे कुछ। अच्छा, जब आप इंटरव्यू करने गए तब भी 4-5 लोग थे, आप पत्रकार लोग? नहीं, मैं अकेला था। उस यात्रा में मैं अकेला था, लेकिन निर्भय मीडिया को बड़ा पसंद करता था, तो उसने मेरे बाद और कौन से चैनल में थे आप तब? आज तक में? मैं आज तक का उस समय सेंट्रल इंडिया का संपादक था। आज तक के आप बहुत साल रहे ना आज तक में? आज तक में 10 साल मेरा रिश्ता रहा। 5 साल जब आज तक आधा घंटे का प्रोग्राम था डीडी मेट्रो पर, और बाकी जब चैनल आया तो 5 साल तक। अच्छा, वो एक बहुत शानदार शख्सियत थे विनोद दुआ, उनकी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट थी। उनके संग में आपने क्या क्या किया? अरे उनके साथ तो मेरा कई वर्षों तक, मतलब जब तक नहीं गए वो इस जहान से, और तब तक मेरा उनके साथ बड़ा गहरा रिश्ता था। उन पर भी मैं एक किताब लिख रहा हूँ, और संभवतः अगले साल वो किताब आ जाएगी विनोद दुआ के ऊपर। क्योंकि देखिए, विनोद दुआ ने जिस टेलीविजन के जिस मुखर स्वर को पहचान दी, जो स्वतंत्र टेलीविजन पत्रकारिता को पहचान दी, उनके जाने के बाद किसी ने उनको याद नहीं किया। और ये मेरे लिए बड़े अफसोस की बात है। हम लोग 87-88 में, जब 87 में मैं टेलीविजन कैमरे के सामने खड़ा हुआ था पहली बार, तो विनोद दुआ से उसी समय मेरा संपर्क हुआ था, और तब से लेकर के, और दिल्ली में जब तक था तो लगातार उनसे संपर्क। अच्छा राजेश, पूरा बताइए, शुरुआत कहाँ से करी आपने, फिर कैसे सफर हुआ आपका? मतलब पत्रकारिता की या टेलीविजन? पत्रकारिता की शुरुआत आपने। वो बहुत लंबा आपका, आप बता दीजिए ना लोगों को। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना, और किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत होता है कि क्या से शुरुआत करके काम। मैं कॉलेज में पढ़ता था,
बीएससी में पढ़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी। पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, चाचा जी प्रोफेसर बनाना चाहते थे। और वो दौर संयुक्त परिवारों का था जिसमें चाचाओं का भी उतना ही योगदान होता था बच्चों का करियर बनाने में जितना पिता पिता का का होता था। और हम लोगों की तो अपनी कहाँ चलती थी। और मैं वैसे फौज में जाना चाहता था, तो एनसीसी का मैंने ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट किए थे और मेरा सिलेक्शन सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे हो गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसी समय चूंकि बांग्लादेश युद्ध हुआ था, 3-4 साल 5 साल हुए थे। ये बात है 71 में युद्ध हुआ था और 77 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो 77 में फिर मैं वहाँ नहीं जा पाया किन्हीं वजहों से पारिवारिक। तो पत्रकारिता का कुछ ऐसे हुआ कि एक आपको याद होगा आज़ादी से पहले काकोरी केस हुआ था। काकोरी स्टेशन पर काकोरी जो स्टेशन। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद और उनके दल के लोगों ने खजाना लूटने का काम किया था। तो उसके एक सह आरोपी थे राम सेवक रावत। दैनिक जागरण झांसी में हुआ करते थे। बम बनाने, जंगल में बम बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो आधा हाथ उनका उड़ गया था उसमें। तो मैं उनके पास कभी कभी लेख दैनिक जागरण में लिखने का थोड़ा शौक था, तो भेजता था। तो उन्होंने मुझे जो है पत्रकार बनाया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने ही, उनकी चिट्ठियां आज भी मेरे पास रखी हैं। और ये बात है 75-76 की। मैं बीएससी सेकेंड ईयर या फाइनल में था शायद, और तब रेडियो के साथ शुरुआत हो गई थी। तो रेडियो और अखबार इस तरह से हमारे दोनों चलते रहे। फिर मैं यूएनआई में आया और उस पूरे बुंदेलखंड के उस इलाके में यूएनआई का कोई रिपोर्टर नहीं था उस जमाने में। तो उस जमाने बहुत में। एजेंसी बहुत बड़ी बिल्कुल। बात हुआ तो मैं उत्तर प्रदेश का महोबा, बांदा, हमीरपुर, राठ, मऊरानीपुर, झांसी ये कवर करता था। और मध्य प्रदेश का टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ ये सब कवर करता था। और बस फिर 1 साल तक उनके बाद साथ रहा। और दैनिक जागरण ने, फिर मैंने सर्कुलेशन बढ़ाया और बहुत अच्छा काम किया। तो उन्होंने वहाँ छतरपुर में अपना ऑफिस खोल दिया, मुझे ब्यूरो चीफ बना दिया, 1-2 और रिपोर्टर लगा दिए, तो ब्यूरो बन गया। और हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पर। और उसके बाद फिर पीटीआई ने मुझे ले लिया, यूएनआई से मेरा रिश्ता टूट गया और नई दुनिया का रिपोर्टर भी बन गया। उस समय फुल टाइम जॉब तो था नहीं, लेकिन फुल टाइम ना होते हुए भी फुल टाइम से ज़्यादा समय देना पड़ता था। सुबह आप सोचिए कि टेलीग्राम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो हाथ बस से लिख के सुबह 5:30 बजे बस पे लिफाफा रखने जाओ और फिर रात को 11:30 बजे वो लिफाफा तैयार करके 12 बजे कहीं सोते थे। और 5 तब तक कॉलेज की पढ़ाई, रेडियो का अनाउंसर होना, अनाउंसमेंट और तमाम पत्रकारिता, और उसके बाद ये सब चलता रहता था। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई, आगाज़ हुआ। और रेडियो ने मुझे काफ़ी संवारा, पाला पोसा। भाषा के संस्कार अगर प्रिंट ने दिए तो उसको शब्दों का और उसका सलीका और उसको बोलने का जो ढंग है, अंदाज है, उसका रेडियो की भाषा है, वो मुझे वहाँ से मिली। जो घटना मुझे पूर्णकालिक पत्रकारिता में ले आई, क्योंकि तब तक भी ये तय तो था नहीं कि फुल टाइम काम करना है। हम तो इसलिए कि पिताजी शिक्षक थे और घर का खर्च मतलब खींचतान के तनाव पूर्वक ही चलता था। तो ये था कि अपना खर्चा तो कम से कम पढ़ाई का निकाल दो। तो ये था, आनंद आता था पत्रकारिता में, इसमें कोई शक नहीं। एक घटना ऐसे हुई थी संजय, वो भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद की वो पहली घटना है जिसमें आज तक पत्रकारों को सताए जाने का, उत्पीड़न का जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठा हो और हम लोग उसमें जीते। अच्छा, कौन सी घटना थी वो? एक वहाँ दुष्कर्म हुआ एक लड़की के साथ और एक पुलिस वाले पर आरोप था कि उसने किया था। तो उस समय देखिए, आज तो दिन भर अखबार भरे रहते हैं कि दुष्कर्म की खबरों से, लेकिन उस समय एक घटना हुई थी और पूरा शहर हिल गया। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी 4000 स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली और उसके बाद कुछ और समाज के तमाम वर्गों के लोग उस घटना के विरोध में आ गए। देखिए, एक घटना के विरोध में। और उस घटना पर कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज किया तो गोली भी चलाई और उसमें 4-5 लोग घायल हो गए गंभीर रूप से। तो उस घटना की मजिस्ट्रेटी जांच हुई। वो मजिस्ट्रेटी जांच हम सारे लोग जो थे, उनमें से हमारे एक साथी थे, उन्होंने उसको हासिल कर ली और वो रिपोर्ट हासिल की बड़े दिलचस्प अंदाज में, क्योंकि वो उन दिनों टाइपराइटर होते थे,
तो टाइपराइटर में कार्बन कॉपी लगती थी, तो एक कार्बन पे 2 बार ना टाइप करके, और वो फिर कार्बन अगर आप ऐसे दिखाओगे तो पूरा पढ़ सकते थे। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए थे। तो हमारे मित्र अब नहीं रहे, वो कोविड के दरमियान छोड़ के चले गए, शिव अनुराग। उन्होंने फिर वो हम लोगों ने सब मिल करके फिर तय किया कि वो रिपोर्ट छापेंगे। तो शिव अनुराग ने के नाम से वो रिपोर्ट छपी। तो उससे प्रशासन बहुत घबरा गया, क्योंकि उसमें प्रशासन को दोषी पाया गया था। उस मजिस्ट्रेटी जांच में पुलिस को दोषी पाया गया था, वार्निंग नहीं दी, बिना वार्निंग के गोली चलाई वगैरह वगैरह। तो ये उत्पीड़न की घटना इतनी चर्चित हुई, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित हुई, और अंततः विधानसभा में अर्जुन सिंह तब तक मुख्यमंत्री हो गए थे, तो 7 घंटे बहस चली इस कांड पे। अच्छा। और 7 घंटे के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि भारत की आज़ादी के बाद से ये पहला मामला था जिसमें विधानसभा में जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन का ऐलान हुआ। तो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन क्या होता है? सेमी जुडिशियल बॉडी होती है, और आमतौर पर एक मामले की 2 सेमी जुडिशियल बॉडी जांच नहीं करती। और उसके पीछे वजह यह है कि अगर मान लीजिए कोई निष्कर्ष भिन्न हो गए तो दोनों संस्थाओं की साथ सवाल खड़े हैं। तो फिर जो है उन्होंने, प्रेस काउंसिल ने भी इसकी जांच की, लेकिन ये अपवाद एक मामला है। अफसोस की बात है कि ऐसे मामले हमारी पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं जाते। तो वो बहुत रिपोर्ट है, 1.5 साल तक गवाहियां चली। मैं इंदौर से जाता था, गवाही देने जाता था, और बड़ी रिपोर्ट है, मोटी ताजी रिपोर्ट है वो। और उसमें प्रशासन को दोषी माना गया और उनको कंडेम किया गया। और इस तरह से तो उसके बाद हम लोग इतने लोकप्रिय हो गए थे, नौजवान थे, कि कई जगहों पे भाषण देने जाते थे। और मैं बता नहीं सकता उस जमाने। उसके बाद में फिर आपका क्या अगला स्टेप था? तो उसके बाद राजेंद्र माथुर नई दुनिया के प्रधान संपादक होते थे। उस कांड में मैंने नई दुनिया में लगातार लिखा उस घटना का। और नई दुनिया चूंकि उन दिनों देश का नंबर 1 अखबार था, मतलब राष्ट्रीय इंदौर से भले ही निकलता था, लेकिन नंबर 1 अखबार बहुत बड़ा है। तो उसमें छपने से असर ये हुआ कि सरकार दबाव में आ गई। तो राजेंद्र माथुर जी ने हमको फिर सह संपादक के तौर पे प्रस्ताव दिया। ये कौन से सन की बात? ये 1980 में सह संपादक नई दुनिया। तो वहाँ से मैं चला गया, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, फिर एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग करता था। और उसी ज़माने में देखिए, आज तो आप कर ही नहीं सकते कि 2 राइवल चैनल कोई है या राइवल अखबार है उसमें नहीं, लेकिन एसपी सिंह एक होते थे, अगर आपने याद हो, आज तक से पहले वो रविवार उन्होंने शुरू की थी। बड़ा शानदार होता था, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान अपने आप में दिनमान एकदम नक्षत्र था, हिंदी साहित्य में सार का हंस। तो रविवार भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि तारे से कम नहीं था। तो पत्रकारिता का ध्रुव तारा था मैं। तो एसपी सिंह ने माथुर साहब से कहा कि राजेश को आप रिपोर्टिंग के लिए दे दो मुझे। तो माथुर साहब ने अनुमति दे दी। तो मैं रविवार में भी लिखने लगा था 80-81 से ही। और उसी समय फिर मुझे बहुत अवसर मिले, मतलब ऐसे अवसर मिले नई दुनिया में रहते हुए कि देखिए, इंदिरा गांधी की यात्राओं का कवरेज किया मैंने। जब उनकी वो शहीद हुई 31 अक्टूबर 1984 को, उसके एक हफ्ते पहले 23 अक्टूबर को भीकन गांव एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ मैंने उनको कवर किया, उनका इंटरव्यू किया। और उससे पहले मैं एक बार 77 में कर चुका था, जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी, इंदिरा गांधी का। तब से वो मुझे जानने लगे थे। तो 77 में मैंने उनको इंटरव्यू किया था, 79 में मैंने उनको इंटरव्यू किया था, जब उन्होंने पंजा का निशान लिया था और 2 पार्टी हुई थी, कांग्रेस आई बनाई थी। तो तब भी उनको इंटरव्यू किया था। फिर मैंने एशियाड उस समय हुआ था, एशियाड हुआ, गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ, सुनील दत्त की 1983 में पदयात्रा हुई थी बॉम्बे से अमृतसर तक की, क्योंकि पंजाब में आतंकवाद बहुत चल गया था। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर की पदयात्रा, 84 का इलेक्शन, मतलब ऐसे कवरेज। फिर अंतरिक्ष में भारत के पहले यात्री राकेश शर्मा गए, उनका पहला इंटरव्यू। अच्छा। हाँ जी, तो वो सब किया। और रिपोर्टिंग भी खूब की, भरपूर रिपोर्टिंग की। और मुझे मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माथुर साहब का आशीर्वाद है कि जिस कुर्सी पर बैठ के राजेंद्र माथुर जी ने मेरा कभी इंटरव्यू लिया था, मैंने नई दुनिया छोड़ी तो मैं उसी कुर्सी पे बैठ रहा। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर नई दुनिया के बाद आपका अगला स्टेप क्या था? राजेंद्र माथुर जी मुझे 1983 में लखनऊ में नवभारत टाइम्स शुरू हुआ था, तो उसमें ले जाना चाहते थे। तो उनका प्रस्ताव आया। और लेकिन देखिए, उस जमाने में मैनेजमेंट के और प्रधान संपादकों के रिश्ते कैसे होते थे। तो चूंकि मैंने जैसे कहा कि उस समय कई इस्तीफे हो गए थे अखबार में, और
आपने तो अर्जुन सिंह के खिलाफ भी एक खबर छाप दी थी ना, वो रविवार हाँ, की बात है। वो एक अलग कहानी है। वो कहानी है कि कवर स्टोरी हमने छापी थी अर्जुन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप और हमारी निष्पक्ष जांच, रविवार ने कवर पे लिखा है, वो है मेरे पास रखा है। तो वो जब करीब करीब 16 पन्नों में वो रविवार की रिपोर्ट छपी, और जब वो छपी तो अगले दिन यहाँ से जो राज्य सरकार थी उसके एक डायरेक्टर थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में इसलिए नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, उन्होंने उस समय छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो बस्तर से लेके झाबुआ तक रविवार की सारी प्रतियां जब्त करा ली। और उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे। फिर मैं गया, मैं किराए की साइकिल लेके गया, मैंने एक फ़ोन बुक कराया कलकत्ता, एसपी सिंह को इस बात की जानकारी दी कि ऐसे ऐसे हो गया है। तब उन्होंने चिंता मत करो मैं कुछ करता हूँ। वो फिर हमें पता नहीं चला तीसरे दिन 50,000 प्रतियां झाबुआ से लेके बस्तर तक रविवार की बट गई और सरकार देखती रही। तो ये एक दौर था पत्रकारिता पत्रकारिता की का। हिम्मत का दौर था। फिर ये हुआ कि चूंकि मैं नई दुनिया का स्टाफर था, अर्जुन सिंह के नई दुनिया के मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। हमारे प्रबंध संपादक जो अब नहीं रहे वो भी अभय छजलानी जी, तो उन पर दबाव आया कि विज्ञापन बंद कर देंगे, इस लड़के को नौकरी से निकालो, बड़ा खतरनाक रिपोर्टर है, ये है वो है। लेकिन राजेंद्र माथुर ने मुझे संरक्षण दिया, और मैं कह सकता हूं कि उनकी बदौलत, नहीं तो रविवार का मेरा नियुक्ति पत्र एसपी सिंह ने ये अनुमान लगाते हुए कि अब इस लड़के की नौकरी चली जाएगी तब अच्छा। हाँ, तो फिर आप उसके बाद से आप दिल्ली आए नई दुनिया नहीं, फिर क्या हुआ कि फिर लखनऊ तो नहीं जा पाया मैं, क्योंकि प्रबंध संपादक ने मना कर दिया कि अभी राजेश को मैं नहीं छोड़ सकता, धुरी पर है। मैं एडिट पे जो सारे संस्करण सब देखता था। तो फिर उन्होंने अगले साल बोले ठीक है जयपुर में हम शुरू करेंगे। तो जयपुर में जब शुरू करने लगे तो जून जुलाई की बात है, जून या जुलाई में उन्होंने कहा कि अब तुम जयपुर आ जाओ। तो मैंने 4 अगस्त को 85 को जयपुर नवभारत टाइम्स मुख्य उप संपादक के तौर पे ज्वाइन किया था जी। और वहां से फिर ये आप प्रिंट से फिर आप टीवी की दुनिया में कैसे आए? देखिए, मैंने कहा ना कि माथुर साहब प्रतिभा की बहुत कदर करते थे और अपने नए साथियों को बहुत मौका देते थे। तो जब मैं नवभारत टाइम्स का संस्करण प्रभारी था, मुख्य उप संपादक था, तो वहाँ उन्हीं दिनों जयपुर दूरदर्शन की शुरुआत हुई, और वहाँ एक सज्जन होते थे, तो वो एक ऐसा बैकग्राउंड वाला ढूंढ रहे थे जिसका रेडियो का बैकग्राउंड हो, उच्चारण साफ हो, भाषा ठीक हो, लिखना जानता हो, और प्रिंट का भी बैकग्राउंड हो। तो मुझे दूरदर्शन से खबरें पढ़ने का ऑफर मिला, लेकिन मैं नवभारत टाइम्स की शर्तों से बंधा हुआ था। तो मैंने, और एसपी सिंह वहाँ कार्यकारी संपादक के तौर पर आ गए थे, तो मैंने दोनों से अनुमति ली, राजेंद्र माथुर जी से और एसपी सिंह से, दोनों ने मुझे इजाज़त दी, और मैं फिर उसके बाद दूरदर्शन में खबरें पढ़ने लगा, शिफ्ट करता था अपनी अखबार। और बताइए आप क्या कमाल किया प्रिंट से फिर आप इसमें, और फिर उसमें आज तक कब पहुंचे आप? फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब दूरदर्शन ज्वाइन किया तो मैं 1 मिनट और लूंगा आपको कि हमारे 5 कार्यक्रम मेरे होते थे, अपने शहर से आईना, उपभोक्ता संरक्षण, न्यूज और सामयिकी, ये कार्यक्रम मैं एंकर करता था। तो उस जमाने में दूरदर्शन पर आने वाला चेहरा कि मेरे पास एक बहुत पुराना बूढ़ा सा स्कूटर होता था, विजय सुपर, लखनऊ से ही बनता था शायद आसपास, बड़ा फेमस स्कूटर होता था, लेकिन बूढ़ा हो चुका था वो, तो वो कहीं भी बंद हो जाता था। तो लोग ये जानते थे कि यार वो जो दूरदर्शन न्यूज पढ़ते हैं उनका स्कूटर, ये पहचान होती थी, दूरदर्शन का बड़ा नाम था जी। तो दूरदर्शन, फिर मैंने क्या हुआ, इसी बीच में जयपुर वो शहर है, फिर उसी समय मेरी शादी हो गई। तो मेरी पत्नी यहाँ मध्य प्रदेश में कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैं चाहता था कि अब मुझे मध्य प्रदेश जाना है, क्योंकि मेरा ट्रांसफर तो हो सकता था, वो सरकारी नौकरी में थी तो नहीं हो सकता था। माथुर साहब ने काफ़ी मदद की, और मैं चाहता था कि नवभारत टाइम्स के ब्यूरो में हो जाए, किन्हीं वजहों से नहीं हुआ, वो अलग कहानी है। तो माथुर साहब ने फिर यहाँ क्या हुआ कि नई दुनिया का बंटवारा हो गया, और एक नई दुनिया, दैनिक नई दुनिया के रूप में यहाँ आई। तो मुझे वहाँ माथुर साहब ने ही मुझे एक आदेश दिया कि अच्छा अब तुम जाओ वहाँ न्यूज़ एडिटर के तौर पर जाओ। तो दैनिक नई दुनिया में मैंने 4 अप्रैल 1991 को मैंने ज्वाइन किया, भोपाल ज्वाइन किया। और क्या संयोग है कि 4 अप्रैल को आगरा मैं पहुँचता हूँ, शीतल लॉज के उधर से जयपुर की गाड़ी आती थी, और वहाँ से शताब्दी में मैं, और मुझे माथुर साहब लेके आए। अच्छा, उन्होंने यहाँ ज्वाइन कराया 4 अप्रैल को। फिर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में उनका व्याख्यान था, वो मुझे ज्वाइन करा के गए, और 1 हफ्ते बाद वो 9 अप्रैल को ऊपर चले गए। फिर तो ये उसके बाद, हाँ, इसके बीच ये 91 आ गया, लेकिन इसी बीच में मैं दिल्ली चला गया था।
हमारे यहाँ उस समय भाषावत वेतनमान के लिए मांग हो रही थी, सारे संस्करणों में हड़ताल हो गई, तो जयपुर में तालाबंदी हो गई। जयपुर में ही आपको बता दूं, देवराला का सती कांड और चुनाव, हाँ, बहुत हरिदेव अच्छा। जोशी का जाना, ये सब हमने कवर किए वहाँ पे। बड़ी घटनाएं थी जी, देश बड़ी में। घटनाएं थी उस दौर की। और राजीव गांधी का जो मानहानि विधेयक था वो भी उसी दौर में आया था, हाँ, उसका विरोध हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों का ट्रांसफर दिल्ली कर दिया गया और मैं दिल्ली में कन्हैयालाल नंदन जी को फीचर एडिटर बनाया गया था, लेकिन किन्हीं वजहों से फीचर एडिटर के पद पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कारण ये था कि एसपी सिंह कभी कन्हैयालाल नंदन के ट्रेनी रह चुके थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ट्रेनी के अंडर में कैसे फीचर एडिटर रहूं, क्योंकि वो एक कार्यकारी संपादक थे। तो फिर एसपी सिंह ने मुझे फीचर एडिटर के तौर पे नवभारत टाइम्स दिल्ली में रखा और पहला फीचर था, फुल पेज फीचर था। एक आई थी लड़की, एक महिला लंदन में, पैमेला बोर्डिस, हाँ, बड़ा फेमस, बड़ा बड़ा फेमस, चर्चित कांड उसका हुआ था। एक बयान भी आया था, बड़ा हाँ, धमाकेदार, हंगामा मच गया था, पूरी हंगामा दुनिया में मचा। मच गया तो था। मैंने उसको फुल पेज एक बड़ा फीचर लिखा था, पैमेला एक बयान पर इतना झमेला, हाँ, हाँ, ये था। तो इस तरह से वहां रहा। उसके बाद फिर इसी बीच में ये बात चली, तो माथुर साहब ने पूछा कि तुम जाओगे भोपाल, तो मैं तो उतावला था ही, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ कुछ ऐसा संयोग हुआ संजय कि मुझे लगा कि शायद वो एसपी सिंह ने मुझे रोका था कि राजेश तुम गलत जा रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ डिप्टी न्यूज एडिटर तुमको यहाँ नवभारत टाइम्स में बना के लाने वाला हूँ, लेकिन तुम वहाँ जाओगे तो रिग्रेट करोगे। लेकिन माथुर साहब का आदेश था, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि एसपी सिंह और मेरे लिए दोनों बराबर का महत्व रखते थे, लेकिन अगर कोई एक चुनने की बात करता या पहला आदेश राजेंद्र माथुर। तो मैं यहाँ आया और आपने एक बहुत बड़ा नाम था उस समय, देश में श्रमिक आंदोलन हुआ था शंकर गुहा नियोगी, अरे हाँ, हत्याकांड हो गया। हाँ, छत्तीसगढ़ में उसकी हत्या हुई थी। तब अलग राज्य बना नहीं था, तो मैंने वो कवर की घटना, और उसमें उन हत्यारों जो पूंजीपति थे जिनका हाथ था, मैं दस्तावेज की वो खबर मैंने छापी। उस खबर को छापने के बाद से ऐसे हुआ कि पूंजीपतियों ने फिर समाचार पत्र के मैनेजमेंट को प्रभावित किया, ललचाया, मेरे पास भी प्रलोभन आया खंडन छापने का, मैंने मना कर दिया। तो अब चूंकि वो प्रबंध संपादक और संपादक दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर अब उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ी। 8 अक्टूबर 1991 को सुबह 9:20 पर मैंने इस्तीफा दे दिया और मैंने तय किया कि अब मैं कभी अखबार में नौकरी नहीं करूँगा। तब आप चल में आ गए। और उसके बाद से देखिए, जब आए थे तो उन्होंने शर्त रखी थी कि आप अब टेलीविजन छोड़ दोगे, और आप फिर दोबारा टेलीविजन। फिर जब मैं सड़क पे आ गया तो मतलब एक तरह से हैंड टू माउथ हो गया। तब फिर मुझे वही हुनर काम आया जो दिल्ली में, जो जयपुर में, दिल्ली में राजेंद्र माथुर के आशीर्वाद से काम मिला था मुझे। तो फिर मैंने यहाँ दूरदर्शन शुरू हुआ, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे, वो उद्घाटन करने आए थे, तो मैंने पहला बुलेटिन यहाँ का पढ़ा और फिर 13 साल तक लगातार खबरें पढ़ी दूरदर्शन पे। और फिर इसी बीच में फ्रीलांसिंग करता रहा। मैं 13 अखबारों के लिए मैं फ्रीलांसिंग करता था उस समय। अभी भी वो सिलसिला जारी है। आप भास्कर में, लोकपत्र सबसे लिखते हैं, आपका आर्टिकल छपते रहते हैं देश में। आज तो उसके बाद आज तक में, और फिर नहीं, अभी आज तक नहीं। आपने विनोद दुआ की जो बात की थी, 92 में विनोद दुआ ने परख शुरू किया था। हम लोग पुराने साथी थे, तो मैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश और विदर्भ का कुछ हिस्सा, ये परख के लिए कवर करता था, स्पेशल कोरेस्पोंडेंट था। और परख में फिर मैंने पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक जिस टाइम पर परख आता था, बाद में उसी टाइम पर उनको, मतलब विनोद दुआ को, एक अनुबंध मिला न्यूज वेव का। हाँ, पहला दैनिक न्यूज बुलेटिन, जो लोग ये समझते हैं कि आज तक पहला प्राइवेट सेक्टर का न्यूज बुलेटिन है, आज तक नहीं है। अच्छा। आज तक से पहले विनोद दुआ का है न्यूज वेव। न्यूज वेव जब खत्म हुआ तो उसी टाइम पर फिर आज तक शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ से फिर आप आज तक, फिर यहाँ से फिर आज तक, चूंकि एसपी सिंह फिर यहाँ आ गए 10 साल वहाँ पे, और फिर राष्ट्रपति टीवी। अच्छा, आपको इतना सब करने के बाद में किताबें लिखने का कितना मौका मिला? कितनी किताबें आप लिख चुके हैं अब तक? किताबों का देखिए, सह लेखक के तौर पर तो करीब 6 किताबें मेरी पहले आ चुकी थी, लेकिन जब मैंने राज्यसभा टेलीविजन से और थोड़ा था फिल्मों के नियमित सिलसिले से मुक्ति पाई, क्योंकि बायोपिक बनाने वाला मैं भारत का टेलीविजन पर अकेला फिल्म मेकर हूँ, तो जब उस लाइफ से थोड़ा राहत मिली तो किताब लिखने का मुझे लग रहा था कि अब हमारी नियति ने इतना कुछ दिया है, तो अब मुझे समाज को एक कर्ज की तरह लौटाने का अवसर आ गया है। तो किताब की शक्ल में शायद जो मैंने पाया है वो समाज के लिए वापस समर्पित। तो 6 किताबें उस समय पहले थी जो सहलेखक के तौर पर थी,
और उसमें इंदिरा गांधी इग्नू के लिए पत्रकारिता पाठ्यक्रम की है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए ग्रामीण पत्रकारिता पर किताब है, ये 30-35 साल पहले थी। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास था, वो भी करीब करीब 40 साल पहले लिखा था। उसके बाद एक संदर्भ 82 जो यहाँ कहीं रखा होगा, वो मैंने निकाला था, संपादन टीम में था। फिर मेरी 5 किताबें अभी हाल में आई हैं। गजब है। पहली किताब थी शब्द सितारे, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी। दूसरी किताब थी जगजीत सिंह पर, चूंकि मैंने 5 घंटे की फिल्में बनाई, तो जगजीत सिंह की जो बायोग्राफी थी वो एक किताब की शक्ल में भी है, और वो मंजुल पब्लिकेशन ने छापी है। और वो किताब बड़ी धमाकेदार है, भारत से ज़्यादा वो विदेशों में बिक रही है, और पहला संस्करण उसका समाप्त हो गया है, दूसरा संस्करण आने वाला है। तो पहली बार लोगों ने जाना कि कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जो जगजीत को जगजीत बनाती हैं। तो दूसरी किताब ये है। फिर इसके बाद एक तीसरी किताब राजेंद्र माथुर जी पर ही आई है। अच्छा। वो नेशनल बुक ट्रस्ट से ही आई है। हाँ, इस बीच में एक किताब और आई थी, वो हिंदुस्तान का सफर है। अच्छा, बहुत सारे घूमते भी तो बहुत है ना उसमें। वहाँ नहीं, वो सफर उस नज़र से है संजय कि एक ये मिथक बनाने का प्रयास किया गया है, या झूठ प्रचारित करने का प्रयास किया गया है कि 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ। तो जो 70 साल का सफर है, वास्तव में हम 1947 में कहाँ खड़े थे। सही बात हमारे पास खाने को दाने नहीं थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, शिक्षा नहीं थी, स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, रोजगार नहीं थे, खेती नहीं थी, सिंचाई नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ नहीं था, एटॉमिक एनर्जी नहीं थी, IIM नहीं थे। ये सब जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से उनकी नींव डाली, और आज हम जहाँ खड़े हैं, ये सब उस पुरखे की बदौलत है। और आज पूरा सिस्टम नेहरू को नाम को मिटाने में लगा हुआ है। बीजेपी संघ चाहती है नेहरू और गांधी का नाम ही खत्म हो जाए देश आप ये बताइए कि अगर सूरज के सामने छतरी लगा देंगे तो क्या अंधेरा छा जाएगा? सही, बिल्कुल सही बात है। नेहरू, मुझे लगता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ो तो भारत समझ में आता है कि क्या है। कि वो लेखक था, वो पत्रकार था, वो स्वप्नदर्शी था, समाजवादी था, ब्यूरोक्रेट था, पॉलिटिशियन था, फ्रीडम फाइटर था, क्या नहीं था वो? क्या नहीं था। तो मैंने उस हिंदुस्तान का सफर में 70 साल के जो है उसका, तो एक किताब वो है। अभी एक किताब आ रही है जो संसार के सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। और देखिए, अभी तक हम मानते थे कि नेल्सन मंडेला जो है 29 साल तक जेलों में रहे। ये जो क्रांतिकारी हैं भारत के हैं, और संयोग से मैं उनकी गोद में खेला हूं, और उनकी गोद में सरदार भगत सिंह भी खेले। 1915 में जो गदर जिसमें करतार सिंह सराभा को फांसी हुई थी, वो करतार सिंह सराभा से भी 5 साल बड़े थे, 6 साल बड़े। वो उन पर किताब आ रही है। उन्होंने 32 साल से ज्यादा जेलों में काटे, काला पानी उसमें जी। तो वो तो अद्भुत किताब है। जब आप गजब है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए सुनवा रहा था कि आप समझ सकें कि कोई पत्रकार एक्टिविस्ट भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, साहित्यकार भी हो सकता है, किताब भी लिख सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। ये सारा पढ़ते राजेश जी। अब कुछ राजनीति की बात करते हैं, जो कि भोपाल में बैठे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं, चुनाव सिर पर है। क्या लग रहा है पूरे मध्य प्रदेश का जो चुनावी तापमान है, जिस तरह शिवराज सिंह को किनारे करने की बात भाजपा की तरफ से बार बार इशारे हो रहे हैं, और आज शिवराज सिंह के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में। चूंकि आप यहाँ रहते हैं, यहाँ पे आपने पत्रकारिता की है, थोड़ा समझा पाए क्या क्या चल रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन को समझने के लिए यहाँ के समीकरण थोड़ा देखने होंगे। मध्य प्रदेश नागपुर से यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 5 घंटे का रास्ता है। और नागपुर वो जगह है जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। तो उसका असर जब संघ बना तो यहाँ इस पूरे इलाके में, और मध्य प्रदेश दरअसल एक नकली प्रदेश है। जब ये विधानसभा यहाँ की बनी तो इस विधानसभा में 4 विधानसभाओं का विलय हुआ संजय। 4 विधानसभाओं का विलय हुआ, मतलब 4 मुख्यमंत्री थे इसके पहले। कैसे? एक विंध्य था। अच्छा, हाँ, विंध्य की जो राजधानियां थी नौगांव और रीवा, मध्य भारत, महाकौशल और CPN बरार। तो ये 4 राज्य थे, उनका विलय हुआ। तो यहाँ तो अब ये हुआ है कि यहाँ पर कांग्रेस और उस समय जनसंघ बन गया था। तो जनसंघ यानी दक्षिणपंथी विचार का आधार था। तो दोनों का अपना एक वोट बैंक है, सर्टेन वोट बैंक है। मतलब अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 80% वोट पड़ते हैं, तो मुझे स्वीकार करने में हिचक नहीं कि आज भी करीब करीब 40-40% वोट दोनों पार्टियों के पास रहते हैं। अब 40-40% में से में जहां भी 2-4-5% इधर उधर हो जाता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो अब इस बार का जो चुनाव है बड़ा विकट है। विकट इसलिए है कि लोग अभी भी
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम्म। वो खिलाफ है मोदी के, वो खिलाफ है शिवराज सिंह के, क्योंकि शिवराज में भी वही तानाशाही अडॉप्ट की है, स्वीकार की है, जो जिसके बीज नरेंद्र मोदी के अंदर भी हैं। तो ये कारण है कि लोग शिवराज से तो नाराज हैं, बीजेपी से नाराज नहीं है, वो शिवराज को नहीं चाहते। अब बहुत ईमानदारी की बात है। दूसरी चीज ये है कि मैं शिवराज की तारीफ भी करूंगा। जब शिवराज को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पहला कार्यकाल तो बहुत छोटा सा था, दूसरे कार्यकाल में शिवराज ने किसानों के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के लिए बहुत काम किया, अच्छा काम किया, और उसकी सब तारीफ करते हैं। एक तरफ आपके पास सैलरी बांटने के लिए नहीं है, कर्मचारियों के ड्यूज क्लियर करने के लिए पैसे नहीं है, संविदा नियुक्तियों की जो है वो आप निकाले जा रहे हैं, कई पदों पर जो है डिपार्टमेंट्स में पद खाली पड़े हैं, और आप 3 से 4 हजार करोड़ हर महीने कर्ज ले रहे हैं। और कर्ज लेके कर क्या रहे हैं आप? लाडली बहना 1500 रुपए, 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को आप दे रहे हैं 1500 रुपए महीने, और अभी आपने 3000 का वादा किया है। आप हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं, ये काम आप कर। पहले आप हवाई जहाज से नहीं, ट्रेनों से तीर्थ कराते थे। तो इस तरह की जो चीजें होती थी, उसने शिवराज के खिलाफ इस मध्य प्रदेश में जमीन तैयार कर दी। अब लोग शिवराज को नहीं चाहते। तो ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार ही हार गई थी बीजेपी, तो हाँ, वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगर भीतरघात नहीं किया होता और धोखा नहीं किया होता, दल बदल नहीं किया होता, तो शायद कांग्रेस की सरकार चल रही होती। तो इस बार भी मैं कह सकता हूं कि जो जमीन है वो अभी कांग्रेस के लिए अनुकूल है, लेकिन इसका अर्थ जैसे मैंने कहा कि 40-40% है। कांग्रेस को मेहनत तो करना पड़ेगी, आसानी से उसके हाथ में। दिन भी कितने बचे, बस एक महीना बचा है, एक महीने से कम से जैसे कुछ ऐसा नहीं, मैं बताता भी हूँ, गड़बड़ भी हुई है। रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, ये जो एरिया है, ये 2 पार्टियों का, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का यहाँ पर असर है। कांग्रेस ने क्या किया कि कोशिश तो की, दोनों पार्टी अभी भी शायद कोशिश चल रही होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इंडिया में है। हाँ। यहाँ गणित ये है संजय कि 4-4.5% वोट समाजवादी पार्टी के होते हैं, और यहाँ उनको 2003 में 7 विधायक उनके चुन के आए थे, जबकि उनको केवल 4% वोट मिले थे। अच्छा। हाँ। और बीएसपी को केवल उनके 2 जीत के आए थे, लेकिन उनका वोट बैंक 6% था। तो 6 और 4 10 मान लें। 2003 में बीजेपी ने गाड़ी पटरी से उतारी थी कांग्रेस की, तब अगर मुझे ध्यान है तो कांग्रेस और उसके बीच में 11%-12% वोटों का अंतर था। 35% कांग्रेस के थे और शायद 46% बीजेपी के थे। तो अगर कहीं तीसरी ये 10-11% जो बीएसपी और एसपी का खेल नहीं होता, तो इसका अर्थ यह कि कांग्रेस आज भी मजबूत स्थिति में होती। तो अब इस बार ये हुआ है कि अभी भी मुझे लगता है वक्त है, समाजवादी पार्टी के कुछ प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस को कम से कम 5 या 6 टिकट तो देना चाहिए। वो तालमेल होना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी तभी तो उन्होंने क्या समय है। हाँ, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम लड़ेंगे। उन्होंने 9 सीटों पर डिक्लेयर किया है, और भी कुछ सीटों पर। लेकिन अच्छा, ये बताइए, आप इतना करीब से जानते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को, ये क्या सीन है कि मोदी जी केदारनाथ में गए साधना करने के कुछ दिनों बाद फोटो आया, शिवराज सिंह चौहान भी गंगा जी किनारे बैठे हुए, ये कौन सा खेल है? कॉपी कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, 2 अत्यंत महत्वाकांक्षी लोग हैं, और आपको याद होगा लालकृष्ण आडवाणी को मैं याद करना चाहूंगा। लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार कहा था, जिसमें नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे, कि शिवराज सिंह चौहान जो है प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। हाँ, कहा था। और जब कुछ हुआ ये कि बन गए मोदी जी, तो दोनों में ही महत्वाकांक्षा है, दोनों ही में अधिनायक का कीड़ा है, लेकिन एक थोड़ा सा रिजर्व है, ये खुला हुआ है। तो खुला हुआ है तो आसानी से लोग उसको पकड़ नहीं पाते, उसके अधिनायकपन को। लेकिन नरेंद्र मोदी और शिवराज में, दोनों में बड़ी विलक्षण समानताएं हैं। अब आपने बताया, जैसे अभी गए थे कहीं लेह वेह पे, उनकी एक तस्वीर आई थी, बड़ा लद्दाखी कुछ वेश पहने हुए थे, और इधर शिवराज गए नाराज होकर के, तो वहां ऋषिकेश में बैठे हुए हैं गंगा के किनारे। तो ये एक तरह से उन्हीं की शैली में उत्तर देते रहते हैं।
अब ये अंताक्षरी चल रही है शिवराज और तो उन्होंने मोदी की। कॉपी करने की कोशिश करी तो मोदी जी ने सुना है कि ट्राइडेंट पे छापे पाड़ दिए, और ट्राइडेंट जो है शिवराज जी की बड़े करीबी कंपनी है। लेकिन ये जो ईडी और इनकम टैक्स का ये जो प्रयोग है राजेश जी, ये देश की राजनीति को किस दिशा में ले जाएंगे? ये बहुत घातक प्रयोग है संजय। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आप संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण करें, उनकी हत्या कर दें, ये कोई भी सभ्य लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इन संस्थाओं में हमने वो दौर देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं हमने न्यायपालिका का वो दौर देखा है, हमने कार्यपालिका का वो दौर देखा है, हमने पत्रकारिता का वो दौर देखा है जब इनकी अपनी रीढ़ जो है, लोकतांत्रिक रीढ़ सलामत थी और मजबूत थी। अफसोस की बात यह है कि हाल के कुछ दिनों में इस रीढ़ की हत्या हुई है। आज न्यायपालिका वैसा व्यवहार नहीं कर पा रही है जैसा हम लोगों ने पहले देखा है। भाई जगमोहन लाल सिन्हा ने जो इलाहाबाद में फैसला दिया था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी जैसी नेत्री आप देखिए, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, आप देखिए सीएजी ने एक ऐसी रिपोर्ट की 1,76,000 करोड़ के घोटाले की, आज तक साबित नहीं हुआ। सब फ्रॉड निकला, कुछ था ही नहीं, घोटाला ही नहीं था। तो हमारी संस्थाओं में एक तरह से एक वर्गीकृत डिवीजन, एक वर्टिकल डिवीजन जिसको मैं कहूं, वो हो गया है। और वर्टिकल डिवीजन वैचारिक आधार पे हुआ है। एक विचारधारा वो है जो इस देश की लोकतांत्रिक और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष धारा का समर्थन करती है। दूसरा दक्षिणपंथी और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उसके साथ है। अब उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी भी बट गई है, उसमें हमारी न्यायपालिका भी बट गई है, उसमें हमारी कार्यपालिका भी बट गई है। तो ये छापे छुपे जो हो रहे हैं, ये उनके पीछे कहीं ना कहीं बदनीयत है, कहीं ना कहीं उसमें उसके पीछे छुपी हुई दुर्भावनाएं हैं। और ये है कि जब तक मैं हूं तब तक कोई दूसरा आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, इतनी सारी जानकारी दी, शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये आपने इतना शानदार इंटरव्यू देखा और मेरे को बड़ा अच्छा लगा राजेश जी से बात करके, और मुझे लगा कि पत्रकार कैसा होना चाहिए। इस दौर में थोड़ा पढ़ना लिखना कम हो गया है पत्रकारों का, बहुत फास्ट हो गया है, बस 2 लाइनें बोले और काम चल गया। तो सीखिए राजेश जी से, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। शुक्रिया।